नमस्कार। कभी सोचा है कि जो ज्ञान हमारे पास है, जो स्किल्स हैं, उन्हें एक डिजिटल प्रोडक्ट में बदलकर एक साइड इनकम का जरिया बनाया जा सकता है? अगर हाँ, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम इसी की बात करेंगे और खास तौर पर ये जानेंगे कि एक कामयाब ई बुक आखिर बनाई और बेची कैसे जाती। जरा सोचिए कैसा लगेगा अगर कोई सिर्फ 3 महीने के अंदर अपने डिजिटल साइड हसल से इतनी कमाई कर ले। ये कोई सपनों वाला आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक असल कहानी है जो हमें दिखाती है कि अगर स्ट्रैटेजी सही हो तो क्या कुछ मुमकिन हो सकता है। ये शब्द एक रेडिट यूजर के हैं जिसने वो पारंपरिक सलाह कि पहले फॉलोअर्स बढ़ाओ फिर कुछ बेचो, उसको पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और सीधे काम पर लग गया। और नतीजा सिर्फ 3 महीनों में जबरदस्त कामयाबी। उन्होंने ऑडियंस बनाने का इंतजार ही नहीं किया। तो चलिए इस कहानी से प्रेरणा लेकर अब जरा प्रोसेस को समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप। देखते हैं कि इस कामयाबी के पीछे का असल तरीका है क्या। ठीक है, तो इस सफर में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है एक ऐसी प्रॉब्लम को पहचानना जिसका हल लोग वाकई में ढूंढ रहे हैं, और हाँ, उसके लिए पैसे देने को भी तैयार हैं। और यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। ये बात हमारी आम सोच के बिल्कुल उलट है। कामयाबी का राज पहले एक बड़ी ऑडियंस बनाना नहीं, बल्कि एक मौजूदा जरूरत को ढूंढना और उसे पूरा करना है। ये रेडिट पोस्ट से लिए गए कुछ बढ़िया उदाहरण हैं। ये छोटी छोटी परेशान करने वाली समस्याएं हैं जिन्हें एक फायदेमंद डिजिटल प्रोडक्ट में बदला जा सकता है। याद रखिए, लोग बड़ी उलझी हुई समस्याओं का हल नहीं खरीदते, वो उस छोटी चुभने वाली प्रॉब्लम का हल खरीदते हैं जिससे वो अभी इसी वक्त जूझ रहे हैं। चलिए, आइडिया तो मिल गया। अब अगला कदम क्या है? उसे एक असरदार ई बुक में बदलना। तो अब हम एक अच्छी ई बुक बनाने की बनावट और लिखने के तरीके पर ध्यान देंगे। लिखने की पूरी प्रक्रिया को इन आसान स्टेप्स में बांटा जा सकता है। देखिए, हर स्टेप लॉजिकली अगले स्टेप की तरफ ले जाता है। सबसे जरूरी बात तो यही है कि पढ़ने वाले के लिए एक ऐसा फ्लो बने जिससे उसे पढ़ने में मजा आए और जानकारी भी आसानी से समझ आ जाए। एक अच्छी बनावट और क्वालिटी कंटेंट का सीधा ताल्लुक पढ़ने वाले के अनुभव से है। जब कोई आपकी ई बुक पढ़े तो उसे लगना चाहिए कि उसे सच में कुछ कीमती मिल रहा है, कुछ ऐसा जिससे उसकी समस्या हल हो रही है। अरे, संभावनाएं तो बहुत हैं। आप कैसे करे वाली गाइड बना सकते हैं, अपनी कहानियों को किताब की शक्ल दे सकते हैं, या फिर अपने पुराने ब्लॉग पोस्ट या वीडियो को ही एक ई बुक में बदल सकते हैं। क्रिएटर्स के लिए यहां कितने ही रास्ते खुले हुए हैं। ठीक है, ई बुक तैयार है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इसे बेचा कहां जाए? ये एक बहुत जरूरी फैसला है, क्योंकि सही प्लेटफॉर्म चुनना आपकी कामयाबी के लिए बहुत मायने रखता है। यहां पर दो मुख्य रास्ते हैं। एक तरफ Amazon KDP जैसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बैठे बिठाए एक बहुत बड़ी ऑडियंस तक पहुंचा देता है। दूसरी तरफ गमरोड या इंस्टामोजो जैसे इंडी प्लेटफॉर्म हैं जो आपको अपने ब्रांड और कस्टमर रिलेशनशिप पर पूरा कंट्रोल देते हैं। दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है, जब आप इंस्टामोजो जैसे किसी इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो आप सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे होते, आप एक ब्रांड बना रहे होते हैं। आपका अपने कस्टमर्स के साथ एक सीधा रिश्ता बनता है जो लंबे समय में बहुत फायदेमंद होता है। आप उन्हें भविष्य में और भी प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। चलिए, अब उस हिस्से पर आते हैं जिसे लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन जो है बेहद जरूरी, यानी कानूनी और फाइनेंशियल पहलू। हो सकता है ये सबसे मजेदार हिस्सा ना हो, पर अपने डिजिटल प्रोडक्ट को बेचने के लिए इन नियमों को समझना बहुत जरूरी है। अगर सरल शब्दों में कहूं तो कॉपीराइट आपके काम को कॉपी होने से बचाता है। जैसे ही आप कोई ओरिजिनल चीज बनाते हैं, मान लीजिए एक ई बुक, तो कॉपीराइट आपकी उस रचना की सुरक्षा करना शुरू कर देता है। ये आइडिया की नहीं, बल्कि उस आइडिया को पेश करने के तरीके की रक्षा करता है। और दिलचस्प बात यह है कि भारत के कॉपीराइट एक्ट 1957 के मुताबिक जैसे ही आपका काम तैयार होता है, आपको अपने आप कॉपीराइट सुरक्षा मिल जाती है। रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर कभी कोई कानूनी पंगा होता है तो ये रजिस्ट्रेशन एक पक्के सबूत के तौर पर काम आता है। कानूनी सुरक्षा के बाद अब बात करते हैं पैसों की, यानी फाइनेंशियल कंप्लायंस की। डिजिटल प्रोडक्ट्स पर टैक्स के नियम थोड़े पेचीदा हो सकते हैं, तो इन्हें समझना भी जरूरी है। अच्छा, इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हम भारत का ही उदाहरण लेते हैं। यहाँ सरकार ने डिजिटल प्रोडक्ट्स पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST के लिए अलग अलग नियम बनाए हैं जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप असल में बेच क्या रहे हैं।
ये फ़र्क बहुत ज़रूरी है। भारत में ई बुक्स को अक्सर छपी हुई किताबों जैसा ही माना जाता है, जिससे उन पर टैक्स कम लग सकता है। लेकिन वहीं ऑनलाइन डेटाबेस जैसी चीज़ों को एक सर्विस माना जाता है और उन पर ज़्यादा टैक्स लगता है। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है। तो एक छोटे से आइडिया से लेकर उसे हकीकत में बदलने तक का ये पूरा सफ़र आपके ही हाथों में है। टेक्नोलॉजी ने आज क्रिएटर्स को वो ताकत दी है जो पहले कभी नहीं थी। बस एक लैपटॉप और एक अच्छा आइडिया चाहिए। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात यही है जो हमें उस रेडिट की कहानी से भी सीखने को मिली। बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय किसी की छोटी लेकिन उस पल की सबसे बड़ी समस्या का हल दीजिए और लोग उसके लिए खुशी खुशी पैसे देंगे। तो अब सवाल ये उठता है, ऐसी कौन सी छोटी सी समस्या है जिसे हल किया जा सकता है? अपने आसपास देखिए, लोगों से बात कीजिए। इस सफ़र की शुरुआत करने के लिए इस सवाल पर सोचना एक बेहतरीन पहला कदम हो सकता है।